ग्रेट ब्रिटेन में वामपंथी साम्यवाद। ग्रेट ब्रिटेन में अभी तक कोई कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, लेकिन मजदूरों के बीच एक ताज़ा, व्यापक, शक्तिशाली और तेजी से बढ़ता हुआ कम्युनिस्ट आंदोलन है, जो बेहतरीन उम्मीदों को सही ठहराता है। कई राजनीतिक दल और संगठन हैं: ब्रिटिश सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट लेबर पार्टी, साउथ वेल्स सोशलिस्ट सोसाइटी, वर्कर्स सोशलिस्ट फेडरेशन, जो एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाने की इच्छा रखते हैं और इस लक्ष्य के लिए पहले से ही आपस में बातचीत कर रहे हैं। 21 फरवरी 1920 के अपने अंक खंड 6 अंक 48 में वर्कर्स ड्रेडनोट, जो कि उल्लिखित संगठनों में से अंतिम का साप्ताहिक मुखपत्र है, ने संपादक कॉमरेड सिल्विया पेनखर्स्ट द्वारा एक कम्युनिस्ट पार्टी की ओर शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया। लेख में तीसरे इंटरनेशनल से संबद्धता, संसदवाद के बजाय सोवियत प्रणाली को मान्यता और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को मान्यता के आधार पर एक संयुक्त कम्युनिस्ट पार्टी के गठन के लिए उल्लिखित 4 संगठनों के बीच बातचीत की प्रगति को रेखांकित किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि संयुक्त कम्युनिस्ट पार्टी के तत्काल गठन में सबसे बड़ी बाधा संसद में भागीदारी के प्रश्नों पर असहमति है और इस बात पर भी कि क्या नई कम्युनिस्ट पार्टी को पुरानी ट्रेड यूनियनवादी, अवसरवादी और सामाजिक अंधराष्ट्रवादी लेबर पार्टी से संबद्ध होना चाहिए, जो कि अधिकांशतः ट्रेड यूनियनों से बनी है। वर्कर्स सोशलिस्ट फेडरेशन और सोशलिस्ट लेबर पार्टी संसदीय चुनावों और संसद में भाग लेने के विरोधी हैं, और वे लेबर पार्टी से संबद्ध होने के भी विरोधी हैं। इस मामले में वे ब्रिटिश सोशलिस्ट पार्टी के सभी या अधिकांश सदस्यों से असहमत हैं, जिसे वे ग्रेट ब्रिटेन में कम्युनिस्ट पार्टियों का दक्षिणपंथी मानते हैं। पृष्ठ 5 सिल्विया पेनखर्स्ट का लेख। मेरा मानना है कि यह पार्टी लेबर पार्टी से संबद्धता के विरोध में है, लेकिन इसके सभी सदस्य संसद में भागीदारी के विरोध में नहीं है। इस प्रकार मुख्य विभाजन जर्मनी जैसा ही है, भले ही असहमति के स्वरूपों में भारी अंतर हो। जर्मनी में ये स्वरूप ग्रेट ब्रिटेन की तुलना में रूसी के कहीं अधिक करीब है, और कई अन्य बातों में। आइए हम वामपंथियों के तर्कों की जांच करें। संसद में भागीदारी के प्रश्न पर कॉमरेड सिल्विया पेनखर्स्ट उसी अंक में कॉमरेड गैलाचर द्वारा लिखे गए एक लेख का उल्लेख करती हैं, जो ग्लासगो में स्कॉटिश वर्कर्स काउंसिल के नाम से लिखते हैं। वे लिखते हैं, उपर्युक्त परिषद निश्चित रूप से संसद विरोधी है और इसके पीछे विभिन्न राजनीतिक निकायों का वामपंथी पक्ष है। हम स्कॉटलैंड में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उद्योगों के भीतर उत्पादन की विभिन्न शाखाओं में एक क्रांतिकारी संगठन बनाने और पूरे देश में सामाजिक समितियों पर आधारित एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। काफी समय से हम आधिकारिक सांसदों के साथ बहस कर रहे हैं। हमने उन पर खुले युद्ध की घोषणा करना जरूरी नहीं समझा और वे हम पर हमला करने से डरते हैं। लेकिन ये स्थिति लंबे समय तक जारी नहीं रह सकती। हम हर मोर्चे पर जीत रहे हैं। स्कॉटलैंड में आईएलपी के कार्यकर्ता संसद के विचार से लगातार घृणा करने लगे हैं, और सोवियत या वर्कर्स काउंसिल को लगभग हर शाखा द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। ये निश्चित रूप से उन सज्जनों के लिए बहुत गंभीर है जो राजनीति को पेशे के रूप में देखते हैं, और वे अपने सदस्यों को संसदीय क्षेत्र में वापस लाने के लिए हर तरह का साधन इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रांतिकारी साथियों को इस गिरोह को कोई समर्थन नहीं देना चाहिए। यहाँ हमारी लड़ाई कठिन होने वाली है। इसकी सबसे खराब विशेषताओं में से एक उन लोगों का विश्वासघात होगा जिनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा क्रांति के प्रति उनके सम्मान से अधिक प्रेरक शक्ति है। संसदवाद को दिया गया कोई भी समर्थन केवल हमारे ब्रिटिश शेडमैन और नोस्केस के हाथों में सत्ता देने में सहायता करना है। हेंडरसन, क्लाइंस और कंपनी निराशाजनक रूप से प्रतिक्रियावादी हैं। आधिकारिक आईएलपी अधिक से अधिक मध्यम वर्ग के उदारवादियों के नियंत्रण में आ रही है, जो मैकडॉनल्ड, स्नोडेन और कंपनी के शिविर में उन्हें अपना आध्यात्मिक घर मिल गया है। आधिकारिक आईएलपी तीसरे इंटरनेशनल के प्रति कटु शत्रुतापूर्ण है। रैंक और फाइल इसके पक्ष में है। संसदीय अवसरवादियों को कोई भी समर्थन केवल पूर्व के हाथों में खेलना है। बीएसपी का यहाँ कोई महत्व नहीं है। यहाँ जो चाहिए वह एक मजबूत क्रांतिकारी औद्योगिक संगठन है और एक कम्युनिस्ट पार्टी जो स्पष्ट, सुपरिभाषित वैज्ञानिक लाइनों के साथ काम कर रही है। यदि हमारे साथी इन्हें बनाने में हमारी सहायता कर सकते हैं, तो हम उनकी मदद खुशी से लेंगे। यदि वे नहीं कर सकते हैं, तो भगवान के लिए उन्हें पूरी तरह से बाहर रहने दें। ऐसा न हो कि वे प्रतिक्रियावादियों को अपना समर्थन देकर क्रांति को धोखा दें, जो संसदीय सम्मान के लिए इतने उत्सुक हैं, और जो ये साबित करने के लिए इतने उत्सुक हैं कि वे खुद मालिक वर्ग के राजनेताओं की तरह प्रभावी रूप से शासन कर सकते हैं। मेरी राय में संपादक को ये पत्र युवा कम्युनिस्टों या आम कार्यकर्ताओं के स्वभाव और दृष्टिकोण को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त करता है, जो अभी अभी साम्यवाद को स्वीकार करना शुरू कर रहे हैं। ये स्वभाव बहुत संतुष्टिदायक और मूल्यवान है। हमें इसकी सराहना और समर्थन करना सीखना चाहिए,
क्योंकि इसके अभाव में ग्रेट ब्रिटेन या किसी अन्य देश में सर्वहारा क्रांति की जीत की उम्मीद करना निराशाजनक होगा। जो लोग जनता के इस स्वभाव को अभिव्यक्त कर सकते हैं, और जनता के बीच ऐसे स्वभाव जो अक्सर सुप्त, अचेतन और अव्यक्त होता है, को जगाने में सक्षम है, उनकी सराहना की जानी चाहिए और उन्हें हर संभव सहायता दी जानी चाहिए। साथ ही हमें उन्हें खुले तौर पर और स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि एक महान क्रांतिकारी संघर्ष में जनता के नेतृत्व के लिए मन की स्थिति अपने आप में अपर्याप्त है, और क्रांति के उद्देश्य को कुछ ऐसी गलतियों से नुकसान हो सकता है जो क्रांति के उद्देश्य के लिए सबसे अधिक समर्पित लोग करने वाले हैं या कर रहे हैं। कॉमरेड गैलाचर का पत्र निस्संदेह उन सभी गलतियों की मूल बातें उजागर करता है जो जर्मन वामपंथी कम्युनिस्टों द्वारा की जा रही हैं और जो 1908 और 1918 में रूसी वामपंथी बोल्शेविकों द्वारा की गई थी। पत्र का लेखक बुर्जुआ वर्ग राजनेताओं के प्रति एक महान और मजदूर वर्ग की घृणा से भरा हुआ है, एक घृणा जिसे न केवल सर्वहारा वर्ग द्वारा बल्कि सभी मेहनतकश लोगों द्वारा जर्मन अभिव्यक्ति का उपयोग करने के लिए सभी क्लेनेन ल्यूटेन द्वारा समझा और साझा किया जाता है। उत्पीड़ित और शोषित जनता के प्रतिनिधि में ये घृणा वास्तव में सभी ज्ञान की शुरुआत, किसी भी समाजवादी और साम्यवादी आंदोलन और उसकी सफलता का आधार है। हालांकि लेखक ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है कि राजनीति एक विज्ञान और एक कला है जो आसमान से नहीं गिरती या मुफ्त नहीं मिलती है, और अगर वह बुर्जुआ वर्ग पर विजय पाना चाहता है तो सर्वहारा वर्ग को अपने स्वयं के सर्वहारा वर्ग राजनेताओं को प्रशिक्षित करना होगा, जो किसी भी तरह से बुर्जुआ राजनेताओं से कमतर नहीं होंगे। पत्र के लेखक को पूरी तरह से एहसास है कि केवल मजदूरों की सोवियतें ही संसद नहीं, सर्वहारा वर्ग को उसके लक्ष्य हासिल करने में सक्षम बनाने का साधन हो सकती हैं। जो लोग इसे समझने में विफल रहे हैं वे निश्चित रूप से पूरी तरह से प्रतिक्रियावादी हैं, भले ही वे सबसे उच्च शिक्षित लोग, सबसे अनुभवी राजनीतिज्ञ, सबसे ईमानदार समाजवादी, सबसे विद्वान मार्क्सवादी और सबसे ईमानदार नागरिक और परिवारों के पिता हों। लेकिन पत्र के लेखक ने ये भी नहीं पूछा, उसे यह पूछने का ख्याल ही नहीं आया कि क्या संसद में सोवियत समर्थक राजनेताओं को लाए बिना, संसदवाद को अंदर से विघटित किए बिना, संसद को तितर बितर करने के अपने आगामी कार्य में सोवियतों की सफलता के लिए संसद के भीतर काम किए बिना सोवियतों की संसद पर जीत हासिल करना संभव है। फिर भी पत्र के लेखक ने बिल्कुल सही विचार व्यक्त किया है कि ग्रेट ब्रिटेन में कम्युनिस्ट पार्टी को वैज्ञानिक सिद्धांतों पर काम करना चाहिए। विज्ञान की मांग है कि सबसे पहले अन्य देशों के अनुभव को ध्यान में रखा जाए, खासकर अगर ये अन्य देश, जो पूंजीवादी भी हैं, बहुत ही समान अनुभव से गुजर रहे हैं या हाल ही में गुजरे हैं। दूसरे, यह मांग करता है कि किसी भी देश में कार्यरत सभी ताकतों, समूहों, दलों, वर्गों और जनसमुदायों का ध्यान रखा जाए, और यह भी कि नीति केवल एक समूह या पार्टी की इच्छाओं और विचारों, वर्ग चेतना और उग्रवाद की मात्रा के आधार पर निर्धारित नहीं होनी चाहिए। ये सच है कि हेंडरसन, क्लेनेस, मैकडोनाल्ड और स्नोडेन पूरी तरह से प्रतिक्रियावादी हैं। ये भी उतना ही सच है कि वे सत्ता हासिल करना चाहते हैं, हालांकि वे पूंजीपति वर्ग के साथ गठबंधन करना पसंद करेंगे कि वे पुरानी पूंजीपति लाइनों के अनुसार शासन करना चाहते हैं, और जब वे सत्ता में होंगे तो वे निश्चित रूप से शेडमैन और नोस्केस की तरह व्यवहार करेंगे। ये सब सच है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उनका समर्थन करना क्रांति के साथ विश्वासघात है। इसका मतलब यह है कि क्रांति के हित में मजदूर वर्ग के क्रांतिकारियों को, इन सज्जनों को एक निश्चित मात्रा में संसदीय समर्थन देना चाहिए। इस विचार को समझाने के लिए मैं दो समकालीन ब्रिटिश राजनीतिक दस्तावेज लूंगा। 18 मार्च 1920 को प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज द्वारा दिया गया भाषण, जैसा कि 19 मार्च 1920 के मैनचेस्टर गार्डियन में बताया गया है, और 2 ऊपर उल्लिखित लेख में एक वामपंथी कम्युनिस्ट कॉमरेड सिल्विया पेनकाहर्स्ट के तर्क। अपने भाषण में लॉर्ड जॉर्ज ने एस्क्विथ, जिन्हें इस बैठक में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था लेकिन उन्होंने भाग लेने से मना कर दिया, और उन उदारवादियों के साथ वाद विवाद किया जो कंजर्वेटिव के साथ गठबंधन नहीं बल्कि लेबर पार्टी के साथ घनिष्ठ संबंध चाहते हैं। ऊपर उद्धृत पत्र में कॉमरेड गैलाचर ने इस तथ्य की ओर भी इशारा किया कि उदारवादी स्वतंत्र लेबर पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लॉर्ड जॉर्ज ने तर्क दिया कि उदारवादियों और कंजर्वेटिव के बीच गठबंधन, और वह भी एक करीबी गठबंधन, आवश्यक था, अन्यथा लेबर पार्टी की जीत हो सकती थी, जिसे लॉर्ड जॉर्ज समाजवादी कहना पसंद करते हैं और जो उत्पादन के साधनों के साझा स्वामित्व के लिए काम कर रही है। ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग के नेता ने अपने श्रोताओं, उदारवादी सांसदों के लिए इसे लोकप्रिय रूप से प्रस्तुत करते हुए कहा, यह फ्रांस में साम्यवाद के रूप में जाना जाता है, जो शायद पहले कभी नहीं जानते थे। जर्मनी में इसे समाजवाद कहा जाता था और रूस में इसे बोल्शेविज्म कहा जाता है। उन्होंने आगे कहा,
उदारवादियों के लिए ये सिद्धांत रूप से अस्वीकार्य है, लॉर्ड जॉर्ज ने समझाया, क्योंकि वे सिद्धांत रूप से निजी संपत्ति के पक्ष में हैं। वक्ता ने घोषणा की, सभ्यता खतरे में है और परिणामस्वरूप उदारवादियों और रूढ़िवादियों को एकजुट होना चाहिए। अगर आप कृषि क्षेत्रों में जाएं, लॉर्ड जॉर्ज ने कहा, मैं मानता हूं कि आपके पास पार्टी के पुराने विभाजन पहले की तरह ही मजबूत हैं। वे खतरे से दूर हैं। यह उनके रास्ते पर नहीं चलता। लेकिन जब वे इसे देखेंगे तो वे उतने ही मजबूत होंगे जितने कि ये कुछ औद्योगिक निर्वाचन क्षेत्र अभी हैं। इस देश का 4/5वां हिस्सा औद्योगिक और वाणिज्यिक है, मुश्किल से 5वां हिस्सा कृषि है। यह उन चीजों में से एक है जो मेरे दिमाग में हमेशा रहती हैं जब मैं यहाँ के भविष्य के खतरों के बारे में सोचता हूँ। फ्रांस में आबादी कृषि प्रधान है और आपके पास एक ठोस राय है जो बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ती है और जो क्रांतिकारी आंदोलनों से बहुत आसानी से उत्साहित नहीं होती है। यहाँ ऐसा नहीं है। ये देश दुनिया के किसी भी देश की तुलना में ज्यादा ऊपरी तौर पर भारी है और अगर यह डगमगाने लगे तो इस कारण से यहाँ होने वाली तबाही किसी भी देश की तुलना में ज्यादा होगी। इससे पाठक समझ जाएंगे कि श्री लॉर्ड जॉर्ज न केवल बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बल्कि उन्होंने मार्क्सवादियों से भी बहुत कुछ सीखा है। हमें भी लॉर्ड जॉर्ज से बहुत कुछ सीखना है। निम्नलिखित प्रकरण निश्चित रूप से दिलचस्प है जो लॉर्ड जॉर्ज के भाषण के बाद चर्चा के दौरान घटित हुआ। श्री वालेस, सांसद, मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री को क्या लगता है कि औद्योगिक निर्वाचन क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, जिनमें से बहुत से वर्तमान समय में उदारवादी हैं और जिनसे हमें बहुत समर्थन मिलता है। क्या इसका संभावित परिणाम यह नहीं होगा कि लेबर पार्टी को उन लोगों से तत्काल भारी संख्या में समर्थन प्राप्त हो जो वर्तमान में हमारे हार्दिक समर्थक हैं? प्रधानमंत्री, मैं बिल्कुल अलग दृष्टिकोण रखता हूं। ये तथ्य कि उदारवादी आपस में लड़ रहे हैं, निस्संदेह बहुत बड़ी संख्या में उदारवादियों को निराशा में लेबर पार्टी की ओर ले जाता है, जहां आपको उदारवादियों का एक बड़ा समूह मिलता है, बहुत ही योग्य लोग जिनका काम सरकार को बदनाम करना है। इसका परिणाम निस्संदेह लेबर पार्टी के लिए जनता की अच्छी भावना लाना है। यह उन उदारवादियों के पास नहीं जाता जो बाहर हैं, ये लेबर पार्टी के पास जाता है। उपचुनावों से यह पता चलता है। ये कहा जा सकता है कि यह तर्क विशेष रूप से दर्शाता है कि पूंजीपति वर्ग के सबसे बुद्धिमान सदस्य भी कितने भ्रमित हो गए हैं और कैसे वे अपूरणीय गलतियां करने से नहीं बच सकते। वास्तव में यही बात पूंजीपति वर्ग के पतन का कारण बनेगी। हालांकि हमारे लोग गलतियां कर सकते हैं, बशर्ते कि वे बहुत गंभीर न हों और समय रहते सुधारे जाएं, और फिर भी लंबे समय में विजेता साबित होंगे। दूसरा राजनीतिक दस्तावेज कॉमरेड सिल्विया पेनकहर्स्ट, एक वामपंथी कम्युनिस्ट द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित तर्क है। कॉमरेड इनकपिन, ब्रिटिश सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव, लेबर पार्टी को मजदूर वर्ग के आंदोलन का मुख्य निकाय कहते हैं। ब्रिटिश सोशलिस्ट पार्टी के एक अन्य कॉमरेड ने हाल ही में आयोजित तीसरे इंटरनेशनल में ब्रिटिश सोशलिस्ट पार्टी की स्थिति को और मजबूती से रखा। उन्होंने कहा, हम लेबर पार्टी को संगठित मजदूर वर्ग मानते हैं। हम लेबर पार्टी के बारे में ये दृष्टिकोण नहीं रखते। लेबर पार्टी संख्यात्मक रूप से बहुत बड़ी है, हालांकि इसकी सदस्यता काफी हद तक निष्क्रिय और उदासीन है, जिसमें ऐसे पुरुष और महिलाएं शामिल हैं जो ट्रेड यूनियनों में शामिल हो गए हैं क्योंकि उनके सहकर्मी ट्रेड यूनियनिस्ट हैं और दोस्ताना लाभ साझा करने के लिए। लेकिन हम मानते हैं कि लेबर पार्टी का बड़ा आकार इस तथ्य के कारण भी है कि यह एक विचारधारा का निर्माण है जिसके परे ब्रिटिश मजदूर वर्ग का बहुमत अभी तक नहीं उभरा है। हालांकि लोगों के मन में महान परिवर्तन काम कर रहे हैं जो जल्द ही इस स्थिति को बदल देंगे। ब्रिटिश लेबर पार्टी अन्य देशों के सामाजिक देशभक्त संगठनों की तरह समाज के स्वाभाविक विकास में अनिवार्य रूप से सत्ता में आएगी। कम्युनिस्टों को ऐसी ताकतों का निर्माण करना है जो सामाजिक देशभक्तों को उखाड़ फेंकें, और इस देश में हमें उस काम में देरी या चूक नहीं करनी चाहिए। हमें लेबर पार्टी की ताकत बढ़ाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए, उसका सत्ता में आना अपरिहार्य है। हमें एक कम्युनिस्ट आंदोलन बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो उसे परास्त कर सके। लेबर पार्टी जल्द ही सरकार बनाएगी, क्रांतिकारी विपक्ष को उस पर हमला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार उदार पूंजीपति वर्ग शोषकों की दो दलों की ऐतिहासिक प्रणाली को त्याग रहा है, जो सदियों के अनुभव से पवित्र है और शोषकों के लिए बेहद फायदेमंद रही है, और इन दोनों दलों के लिए लेबर पार्टी के खिलाफ सेना में शामिल होना जरूरी समझता है। बहुत से उदारवादी डूबते जहाज से चूहों की तरह लेबर पार्टी में जा रहे हैं। वामपंथी कम्युनिस्टों का मानना है कि लेबर पार्टी को सत्ता का हस्तांतरण अपरिहार्य है और वे स्वीकार करते हैं कि अब इसे अधिकांश श्रमिकों का समर्थन प्राप्त है। इससे वे एक अजीब निष्कर्ष निकालते हैं जिसे कॉमरेड सिल्विया पेनकहर्स्ट इस प्रकार तैयार करती हैं, कम्युनिस्ट पार्टी को समझौता नहीं करना चाहिए।
कम्युनिस्ट पार्टी को अपने सिद्धांत को शुद्ध रखना चाहिए और सुधारवाद की अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखना चाहिए। इसका मिशन कम्युनिस्ट क्रांति के सीधे रास्ते पर बिना रुके या मुड़े नेतृत्व करना है। इसके विपरीत ये तथ्य कि अधिकांश ब्रिटिश कर्मचारी अभी भी ब्रिटिश केरेंस्की या शेडेमैन के नेतृत्व का अनुसरण करते हैं और उन्हें अभी तक इन लोगों से बनी सरकार का अनुभव नहीं है, एक ऐसा अनुभव जो रूस और जर्मनी में आवश्यक था ताकि श्रमिकों का साम्यवाद में सामूहिक संक्रमण सुनिश्चित हो सके। निस्संदेह यह इंगित करता है कि ब्रिटिश कम्युनिस्टों को संसदीय कार्रवाई में भाग लेना चाहिए, कि उन्हें संसद के भीतर से श्रमिकों की जनता को हेंडरसन और स्नोडेन सरकार के परिणामों को व्यवहार में देखने में मदद करनी चाहिए और उन्हें हेंडरसन और स्नोडेन को लॉर्ड जॉर्ज और चर्चिल की संयुक्त ताकतों को हराने में मदद करनी चाहिए। अन्यथा कार्य करने का अर्थ होगा क्रांति के उद्देश्य को बाधित करना, क्योंकि क्रांति श्रमिक वर्ग के बहुमत के विचारों में बदलाव के बिना असंभव है। एक ऐसा बदलाव जो जनता के राजनीतिक अनुभव से लाया जाता है, कभी भी केवल प्रचार से नहीं, समझौता किए बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ना। ये नारा स्पष्ट रूप से गलत है यदि यह मजदूरों के एक ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग से आता है जो जानता है, या हर हाल में जानना चाहिए, कि अगर हेंडरसन और स्नोडेन की जीत लॉर्ड जॉर्ज और चर्चिल पर हो जाती है तो बहुसंख्यक जल्द ही अपने नेताओं से निराश हो जाएंगे और साम्यवाद का समर्थन करना शुरू कर देंगे, या हर हाल में तटस्थता का रवैया अपनाएंगे और मुख्य रूप से साम्यवादियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण तटस्थता का रवैया अपनाएंगे। यह ऐसा है जैसे 10,000 सैनिक 50,000 की दुश्मन सेना के खिलाफ युद्ध में कूद पड़े, जबकि रुक जाना, आक्रमणकारी कार्रवाई करना या यहां तक कि समझौता करना उचित होगा ताकि 100,000 सैनिकों के आने तक समय मिल सके जो उनके रास्ते में है लेकिन तुरंत कार्रवाई नहीं कर सकते। ये बौद्धिक बचपना है, क्रांतिकारी वर्ग की गंभीर रणनीति नहीं। क्रांति का मूल नियम, जिसकी पुष्टि सभी क्रांतियों और खासकर 20वीं सदी की तीनों रूसी क्रांतियों द्वारा की गई है, इस प्रकार है। क्रांति के लिए शोषित और उत्पीड़ित जनता के लिए यह पर्याप्त नहीं है कि वे पुराने तरीके से जीने की असंभवता को समझें और बदलाव की मांग करें। क्रांति के लिए यह आवश्यक है कि शोषक पुराने तरीके से जीने और शासन करने में सक्षम न हो। क्रांति तभी सफल हो सकती है जब निम्न वर्ग पुराने तरीके से जीना नहीं चाहते और उच्च वर्ग पुराने तरीके से नहीं चल सकते। इस सत्य को दूसरे शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, राष्ट्रव्यापी संकट शोषित और शोषक दोनों को प्रभावित करने वाले के बिना क्रांति असंभव है। इसका अर्थ यह है कि क्रांति के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि बहुसंख्यक श्रमिक या कम से कम वर्ग चेतन, विचारशील और राजनीतिक रूप से सक्रिय श्रमिकों का बहुमत पूरी तरह से समझ ले कि क्रांति आवश्यक है और उन्हें इसके लिए मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरा, शासक वर्ग को एक सरकारी संकट से गुजरना चाहिए जो सबसे पिछड़े लोगों को भी राजनीति में खींचता है। किसी भी वास्तविक क्रांति का लक्षण कामकाजी और उत्पीड़ित लोगों की संख्या में तेजी से 10 गुना और यहां तक कि 100 गुना वृद्धि है, जो अब तक उदासीन है, जो राजनीतिक संघर्ष करने में सक्षम है, सरकार को कमजोर करता है और क्रांतिकारियों के लिए इसे तेजी से उखाड़ फेंकना संभव बनाता है। संयोगवश, जैसा कि लॉर्ड जॉर्ज के भाषण से भी देखा जा सकता है, एक सफल सर्वहारा क्रांति के लिए दोनों स्थितियां ग्रेट ब्रिटेन में स्पष्ट रूप से परिपक्व हो रही हैं। वामपंथी कम्युनिस्टों की गलतियां इस समय विशेष रूप से खतरनाक हैं, क्योंकि कुछ क्रांतिकारी इनमें से प्रत्येक स्थिति के प्रति पर्याप्त विचारशील, पर्याप्त चौकस, पर्याप्त बुद्धिमान और पर्याप्त चतुर रवैया नहीं दिखा रहे हैं। यदि हम क्रांतिकारी वर्ग की पार्टी हैं और केवल एक क्रांतिकारी समूह नहीं है, और यदि हम चाहते हैं कि जनता हमारा अनुसरण करे, और जब तक हम ऐसा नहीं कर लेते हम केवल बकवास करने वाले बने रहने का जोखिम उठाते हैं, तो हमें सबसे पहले लॉर्ड जॉर्ज और चर्चिल को हराने के लिए हेंडरसन या स्नोडेन की मदद करनी चाहिए, या बल्कि पूर्व को बाद वाले को हराने के लिए मजबूर करना चाहिए, क्योंकि पूर्व अपनी जीत से डरते हैं। दूसरे, हमें बहुसंख्यक मजदूर वर्ग को उनके अपने अनुभव से यह विश्वास दिलाने में मदद करनी चाहिए कि हम सही हैं, यानी कि हेंडरसन और स्नोडेन बिल्कुल बेकार हैं, कि वे स्वभाव से ही छोटे बुर्जुआ और विश्वासघाती हैं और उनका दिवालियापन अपरिहार्य है। तीसरा, हमें उस क्षण को और निकट लाना होगा जब हेंडरसन के अधिकांश श्रमिकों की निराशा के आधार पर सफलता की गंभीर संभावनाओं के साथ हेंडरसन की सरकार को एक बार में उखाड़ फेंकना संभव होगा, क्योंकि यदि सबसे चतुर और ठोस लॉर्ड जॉर्ज, वह बड़ा न कि छोटा बुर्जुआ, घबराहट प्रदर्शित कर रहा है और आज चर्चिल और कल एस्क्विथ के साथ अपने घर्षण से खुद को और समग्र रूप से पूंजीपति वर्ग को अधिक से अधिक कमजोर कर रहा है, तो हेंडरसन सरकार की घबराहट कितनी अधिक होगी। मैं इसे और भी ठोस तरीके से कहूंगा। मेरी राय में ब्रिटिश कम्युनिस्टों को अपनी 4 पार्टियों और समूहों सभी बहुत कमजोर हैं और उनमें से कुछ बहुत बहुत कमजोर हैं,
को तीसरे इंटरनेशनल के सिद्धांतों और संसद में अनिवार्य भागीदारी के आधार पर एक कम्युनिस्ट पार्टी में एकजुट करना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी को हेंडरसन और स्नोडेन के सामने निम्नलिखित समझौता, चुनाव समझौते का प्रस्ताव रखना चाहिए। आइए हम लॉर्ड जॉर्ज और कंजर्वेटिव के बीच गठबंधन के खिलाफ मिलकर लड़ें। आइए हम लेबर पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के लिए डाले गए मजदूरों के वोटों की संख्या के अनुपात में संसदीय सीटें साझा करें, चुनावों में नहीं बल्कि एक विशेष मतपत्र में। और आइए हम आंदोलन, प्रचार और राजनीतिक गतिविधि की पूरी स्वतंत्रता बनाए रखें। बेशक इस बात की शर्त के बिना हम एक गुट के लिए सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि यह विश्वासघात होगा। ब्रिटिश कम्युनिस्टों को हेंडरसन और स्नोडेन को बेनकाब करने की पूरी आज़ादी की मांग करनी चाहिए और उसे प्राप्त करना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे 15 वर्षों तक 1903 से 17 तक रूसी बोल्शेविकों ने रूसी हेंडरसन और स्नोडेन यानी मेंशेविकों के संबंध में मांग की और उसे प्राप्त किया। अगर हेंडरसन और स्नोडेन इन शर्तों पर एक गुट को स्वीकार करते हैं तो हम लाभ में रहेंगे, क्योंकि संसदीय सीटों की संख्या हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखती, हम सीटों के लिए नहीं हैं। हम इस मुद्दे पर झुकेंगे जबकि हेंडरसन और खासकर उनके नए दोस्त या नए मालिक लिबरल जो स्वतंत्र लेबर पार्टी में शामिल हो गए हैं, सीटें पाने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक हैं। हम लाभ में रहेंगे क्योंकि हम अपना आंदोलन जनता के बीच ऐसे समय में ले जाएंगे जब लॉर्ड जॉर्ज ने खुद उन्हें भड़काया है, और हम न केवल लेबर पार्टी को जल्दी से जल्दी अपनी सरकार स्थापित करने में मदद करेंगे बल्कि जनता को यह समझने में भी मदद करेंगे कि हम हेंडरसन के खिलाफ कम्युनिस्ट प्रचार को बिना किसी संकोच या चूक के आगे बढ़ाएंगे। अगर हेंडरसन और स्नोडेन इन शर्तों पर हमारे साथ गठबंधन को अस्वीकार करते हैं तो हम और भी अधिक लाभ उठाएंगे, क्योंकि हम एक बार जनता को दिखा देंगे, ध्यान दें कि विशुद्ध रूप से मेंशेविक और पूरी तरह से अवसरवादी स्वतंत्र लेबर पार्टी में भी रैंक और फाइल सोवियतों के पक्ष में है, कि हेंडरसन सभी श्रमिकों की एकता के बजाय पूंजीपतियों के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों को प्राथमिकता देते हैं। हम तुरंत जनता की नज़र में लाभ उठाएंगे, जो विशेष रूप से लॉर्ड जॉर्ज द्वारा दिए गए शानदार, अत्यधिक सही और अत्यधिक उपयोगी साम्यवाद के लिए स्पष्टीकरण के बाद लॉर्ड जॉर्ज रूढ़िवादी गठबंधन के खिलाफ सभी श्रमिकों को एकजुट करने के विचार के प्रति सहानुभूति रखेंगे। हम तुरंत लाभ उठाएंगे क्योंकि हमने जनता को दिखा दिया होगा कि हेंडरसन और स्नोडेन लॉर्ड जॉर्ज को हराने से डरते हैं, अकेले सत्ता संभालने से डरते हैं और लॉर्ड जॉर्ज का गुप्त समर्थन हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं, जो लेबर पार्टी के खिलाफ खुले तौर पर रूढ़िवादियों को हाथ बढ़ा रहे हैं। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि रूस में 27 फरवरी 1917 की क्रांति पुरानी शैली के बाद मेंशेविकों और समाजवादी क्रांतिकारियों यानी रूसी हेंडरसन और स्नोडेन के खिलाफ बोल्शेविकों के प्रचार ने ठीक इसी तरह की परिस्थिति से लाभ उठाया। हमने मेंशेविकों और समाजवादी क्रांतिकारियों से कहा, पूंजीपति वर्ग के बिना पूरी शक्ति ग्रहण करें, क्योंकि आपके पास सोवियतों में बहुमत है। जून 1917 में सोवियतों की पहली अखिल रूसी कांग्रेस में बोल्शेविकों के पास केवल 13% वोट थे, लेकिन रूसी हेंडरसन और स्ट्रोडेन पूंजीपति वर्ग के बिना सत्ता संभालने से डरते थे, और जब पूंजीपति वर्ग ने संविधान सभा के चुनावों को रोक दिया, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि चुनावों से समाजवादी क्रांतिकारियों और मेंशेविकों को बहुमत मिलेगा, जो एक घनिष्ठ राजनीतिक गुट का गठन करते थे और वास्तव में केवल निम्न बुर्जुआ लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। समाजवादी क्रांतिकारी और मेंशेविक इन विलंबों का जोरदार और लगातार विरोध करने में असमर्थ थे। रूस में संविधान सभा के लिए नवंबर 1917 के चुनावों के नतीजे 3 करोड़ 60 लाख से अधिक मतदाताओं के मतों पर आधारित इस प्रकार थे। बोल्शेविकों को 25% वोट मिले, भूस्वामियों और पूंजीपतियों की विभिन्न पार्टियों को 13% वोट मिले और निम्न बुर्जुआ लोकतांत्रिक पार्टियों यानी समाजवादी क्रांतिकारियों, मेंशेविकों और इसी तरह के कई छोटे समूहों को 62% वोट मिले। यदि हेंडरसन और स्नोडेन कम्युनिस्टों के साथ गठबंधन को अस्वीकार करते हैं तो कम्युनिस्ट जनता की सहानुभूति जीतकर और हेंडरसन और स्नोडेन को बदनाम करके तुरंत लाभ उठा लेंगे। यदि परिणामस्वरूप हम कुछ संसदीय सीटें खो देते हैं तो ये हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। हम अपने उम्मीदवारों को बहुत कम लेकिन बिल्कुल सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में खड़ा करेंगे, अर्थात ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहां हमारी उम्मीदवारी से लेबर उम्मीदवारों की कीमत पर लिबरल्स को कोई सीट नहीं मिलेगी। हम चुनाव अभियान में भाग लेंगे, साम्यवाद के पक्ष में आंदोलन करने वाले पर्चे बांटेंगे और उन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जहां हमारे कोई उम्मीदवार नहीं है, हम मतदाताओं से लेबर उम्मीदवार के लिए और बुर्जुआ उम्मीदवार के खिलाफ वोट देने का आग्रह करेंगे। कॉमरेड सिल्विया पेनकाहर्स्ट और गैलाचर यह सोचने में गलत है कि यह साम्यवाद के साथ विश्वासघात है या समाज गद्दारों के खिलाफ संघर्ष का त्याग है। इसके विपरीत कम्युनिस्ट क्रांति का कारण निस्संदेह इससे लाभान्वित होगा।
वर्तमान में ब्रिटिश कम्युनिस्टों को अक्सर जनता से संपर्क करना और उनकी बात सुनना भी मुश्किल लगता है। अगर मैं एक कम्युनिस्ट के रूप में सामने आता हूं और उनसे हेंडरसन के पक्ष में और लॉर्ड जॉर्ज के खिलाफ वोट देने का आह्वान करता हूं, तो वे निश्चित रूप से मेरी बात सुनेंगे। और मैं लोकप्रिय तरीके से न केवल यह समझा पाऊंगा कि सोवियत संसद से बेहतर क्यों है और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, चर्चिल की तानाशाही, बुर्जुआ लोकतंत्र के साइनबोर्ड के साथ से बेहतर क्यों है, बल्कि यह भी कि मैं अपने वोट से हेंडरसन का उसी तरह समर्थन करना चाहता हूं जैसे रस्सी फांसी पर लटके आदमी को सहारा देती है, कि हेंडरसन की सरकार की आसन स्थापना ये साबित करेगी कि मैं सही हूं, जनता को मेरे पक्ष में लाएगी और हेंडरसन और स्नोडेन की राजनीतिक मृत्यु को तेज करेगी, जैसा कि रूस और जर्मनी में उनके समान विचारधारा वाले लोगों के साथ हुआ था। अगर यह आपत्ति उठाई जाती है कि ये रणनीतियां जनता के समझने के लिए बहुत सूक्ष्म या बहुत जटिल हैं, कि ये रणनीतियां हमारी शक्तियों को विभाजित और तितर बितर कर देंगी, हमें उन्हें सोवियत क्रांति पर केंद्रित करने से रोकेंगी आदि, तो मैं वामपंथी आपत्तिकर्ताओं को जवाब दूंगा, अपनी सिद्धांतवादिता को जनता पर मत थोपिए। रूस में जनता निस्संदेह ब्रिटेन की जनता से अधिक शिक्षित नहीं है, अगर कुछ है तो वह कम शिक्षित है। फिर भी जनता बोल्शेविकों को समझती थी और ये तथ्य कि सितंबर 1917 में सोवियत क्रांति की पूर्व संध्या पर बोल्शेविकों ने एक बुर्जुआ संसद संविधान सभा के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए और सोवियत क्रांति के अगले दिन नवंबर 1917 में इस संविधान सभा के चुनावों में भाग लिया, जिससे उन्होंने 5 जनवरी 1918 को छुटकारा पा लिया। इससे बोल्शेविकों को कोई बाधा नहीं हुई, बल्कि इसके विपरीत उन्हें मदद मिली। मैं यहाँ ब्रिटिश कम्युनिस्टों के बीच असहमति के दूसरे मुद्दे पर बात नहीं कर सकता, लेबर पार्टी से संबद्धता या गैर संबद्धता का सवाल। इस सवाल पर मेरे पास बहुत कम सामग्री है, जो ब्रिटिश लेबर पार्टी के अनूठे चरित्र के कारण बहुत जटिल है, जिसकी संरचना यूरोपीय महाद्वीप में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली राजनीतिक पार्टियों से बहुत अलग है। हालांकि सबसे पहले ये संदेह से परे है कि इस सवाल में भी जो लोग क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग की रणनीति को इस तरह के सिद्धांतों से निकालने की कोशिश करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी को अपने सिद्धांत को शुद्ध रखना चाहिए और सुधारवाद की अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखना चाहिए। इसका मिशन कम्युनिस्ट क्रांति के सीधे रास्ते पर बिना रुके या मुड़े आगे बढ़ना है, वे अनिवार्य रूप से गलती करेंगे। ऐसे सिद्धांत फ्रांसीसी ब्लैंक्विस्ट कम्युनिस्टों द्वारा की गई गलती की पुनरावृत्ति मात्र हैं, जिन्होंने 1874 में सभी समझौतों और सभी मध्यवर्ती चरणों को अस्वीकार कर दिया था। दूसरे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस प्रश्न में भी हमेशा की तरह कार्य ये सीखना है कि साम्यवाद के सामान्य और बुनियादी सिद्धांतों को वर्गों और दलों के बीच विशिष्ट संबंधों पर, साम्यवाद की और वस्तुगत विकास की विशिष्ट विशेषताओं पर लागू किया जाए, जो प्रत्येक देश में अलग अलग हैं और जिन्हें हमें खोजने, अध्ययन करने और भविष्यवाणी करने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि इस पर सिर्फ ब्रिटिश साम्यवाद के संदर्भ में ही चर्चा नहीं की जानी चाहिए, बल्कि सभी पूंजीवादी देशों में साम्यवाद के विकास के बारे में सामान्य निष्कर्षों के संदर्भ में भी चर्चा की जानी चाहिए। अब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे।